हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। इसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स को समझेंगे जिसके हेल्प से हम बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट आंसर ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप पहले इंस्ट्रक्शन को समझ लें। इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रहा है? इंस्ट्रक्शन में है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस जो है वो या तो एक्टिव या पैसिव वॉइस में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स सजेस्टेड select the one which best expresses the same sentences in passive or active voice. That is your answer. ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन एक्टिव में है तो उसका सुटेबल पैसिव फाइंड आउट करना है, और अगर पैसिव में है तो उसका सुटेबल एक्टिव फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एसएससी सीजीएल टायर 1 3 मार्च 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आंसर ढूंढने का 2 तरीका है। एक तो आप पूरा अच्छे से इसको समझिए, पढ़िए, लाइन बाय लाइन इसको समझिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है, हम कुछ ऐसा कंसेप्ट लगाते हैं जो कम टाइम ले। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को देखें और उसके मेन हम वर्ब को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें वर्ब देखना चाहिए और वर्ब के टेंस को फाइंड आउट करें, और टेंस फाइंड आउट करने के बाद ये देखें कि उसका पैसिव में क्या फॉर्म आएगा। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको अप्लाई करना चाहिए वो ये कि जो नया सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, क्योंकि भाई एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करते हैं तो पैसिव में एक न्यू सब्जेक्ट आता है। जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहा होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अभी जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव में वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? तो न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जब वो न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा तो हेल्पिंग वर्ब को भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा कंसेप्ट है जो आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं क्या वो अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और उसे अप्लाई करने से कितने ऐसे आंसर हैं और कितने ऐसे ऑप्शंस हैं जो एलिमिनेट हो जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है? वर्ब देख लेना है। ठीक है, वर्ब हमारा कौन से टेंस में है? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, यानी आपका यहाँ पर V5 में है। तो आपको पता है कि जब V5 को आप चेंज करते हैं पैसिव में तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना होता है? इज, एम या फिर आर। ठीक है, और जो V5 होता है ये वाला वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? V3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे या तो वहां इज या एम या आर, उसके बाद V3 हो। फिर मैंने क्या बताया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। हो सकता है न्यू सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पर आर लगा देंगे, हो सकता है न्यू सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इज लगा देंगे, हो सकता है न्यू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो यहाँ पर एम लगा देंगे। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट मेनली आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कीप्स है, तो कीप्स का जो यहाँ पर पैसिव होना चाहिए वो इज या एम या आर के बाद वो कीप किस में चला जाएगा? केप्ट में। अगर इज एम आर में से कोई एक नहीं है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए कौन कौन एलिमिनेट हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है और हमने यहाँ क्या बताया कि या तो इज लगेगा या आर लगेगा या फिर एम लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में तो आर लगा हुआ है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड हम लोग देखिए, थर्ड में देखिए हैज बीन लगा दिया। हमें क्या चाहिए था? इज एम आर में से कोई एक प्लस V3, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया? हट गया। ठीक है, अब आपके पास बचा 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 बचा। आपको टेंस पता होगा और टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस चेंज करना भी पता होगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट 2 वीडियोस में टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं। आई मीन फर्स्ट ही वीडियो में हमने पढ़ा था सब। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, जब भी V5 है तो उसका पैसिव के लिए इज एम आर और उसके बाद डायरेक्ट V3 का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अगर इज एम आर और डायरेक्ट V3 ना होकर कोई दूसरा यहाँ पर यूज किया गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि सेकंड में देखिए आर तो लिखा लेकिन उसके बाद क्या यूज कर दिया? बीइंग, और तब जाकर V3 लगाया।
और आपको पता है कि ये जो आप पैसिव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव का है, और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है ये सिंपल प्रेजेंट है, या फिर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। उस बेसिस पे देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यानी लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए आप कहेंगे सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर मुझे सिर्फ आंसर देना होता तो विद इन अ सेकंड में इसका आंसर दे देता। समझ रहे हैं बात को? मैक्सिमम टाइम अगर मुझे लगता है तो वो 2 से 4 सेकंड लगते हैं, उसके बाद आंसर मिल जाता है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आपका 4 मार्च 2020 शिफ्ट 1 सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वाज रिटन बाय माया। अब आप देख सकते हैं कि वाज रिटन है, तो आपको पता है ना कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बी या बीन के बाद अगर V3 आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, पैसिव वॉइस हो जाते हैं। तो हम 100% कंफर्म है कि पैसिव वॉइस है। समझ रहे हैं क्या है ये, पैसिव वॉइस। ठीक है, और आपको पता है कि जब कोई पैसिव वाज या वर प्लस V3 से बनता है तो इसका एक्टिव जो होता है वो वर्ब सिर्फ V2 होता है। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट का पैसिव क्या होता है, was वर प्लस V3। चाहे was का यूज करें या फिर वर का यूज करें, उसके बाद आपको V3 यूज करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि was के बाद क्या लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है, और जब was के बाद V3 लगा है तो निश्चित तौर पे ये V2 का पैसिव हो गया, आई मीन सिंपल पास्ट का पैसिव हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसका एक्टिव फाइंड आउट करेंगे तो आपको वर्ब देखना है कि रिटन का जो वर्ब फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर वो रोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोट, क्योंकि हमें पता है कि V2 का पैसिव जो होता है was प्लस V3 होता है। ठीक है, तो आपको V2 में तो लिखना होगा एक्टिव में। अब जहां जहां रोट नहीं है वो आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर राइट्स लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन भी हट गया। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन भी हट गया क्योंकि यहाँ वर्स के बाद राइटिंग लिखा हुआ। हमें क्या लिखना है, रोट, क्योंकि इसका जो ये पैसिव जो है वो वॉज प्लस V3 है, और वॉज प्लस V3 किसका पैसिव होता है, सिंपल पास्ट का यानी V2 का। तो हमें एक्टिव में क्या चाहिए, V2 चाहिए, इसलिए आंसर आपका 2 हो गया। क्लियर है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी 4 मार्च को पूछा गया है 3rd शिफ्ट में। ठीक है, सीजीएल के एग्जाम में। ये आप देख रहे हैं, कह रहा है डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू। तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हमें इससे बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया बस उसे आप अप्लाई करें और बहुत ही तेजी से और बहुत ही फास्ट और एक्यूरेटली आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये जो डिड है ये क्या है भाई, तो ये आपका V2 है, और आपको पता है कि V2 को हम क्या कहते हैं, तो V2 को हम कहते हैं सिंपल पास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट कहते हैं, है ना? समझ रहे बात को? अब आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट का जो पैसिव बनाया जाता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब was या वर्ब के साथ V3 का यूज करके किया जाता है। यानी हमारे पास जो डिड था, समझ रहे हैं, डिड था वो किस में चला जाएगा, was या वर्ब में चला जाएगा, और जो मेन वर्ब था डिड के साथ डिस्करेज, ये आपका V3 में चला जाएगा यानी डिस्करेज्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, है ना? तो पहले तो हमें वर्ब को देख लेना है कि was या वर्ब में से कोई एक लगाया कि नहीं लगाया। जो नहीं लगाया वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हैव लगा दिया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, was या वर्ब चाहिए। सेकंड सेंटेंस में आर लगाया, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड सेंटेंस में वर्ब लगाया है, चलिए ये हो सकता है आंसर, और फोर्थ सेंटेंस में आर लगाया जो अगेन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड। कितना आसान था, कितना जल्दी आपने बिना पढ़े आंसर दे दिया। आपने सिर्फ ये कंसेप्ट को अप्लाई किया और बिल्कुल आसानी से आपने आंसर दे दिया। आप इसको थॉरोली चेक करें, आपको पता चले कि यही आंसर है, क्योंकि कंसेप्ट है यहाँ पर। हम जान रहे हैं कंसेप्ट को कि यही कंसेप्ट हो सकता है, दूसरा कोई कंसेप्ट होगा नहीं यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को? इन्हें ध्यान में रखते हुए आंसर हमें बनाना है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये 2019 6 जून 2019 को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। ये भी एक सीजीएल का ही क्वेश्चन है, टीयर 1 का। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि सेंटेंस जो है वो कौन से फॉर्म में है। तो देखिए, अब तक जो हमने आपको कंसेप्ट बताया, दो कंसेप्ट्स। पहला कंसेप्ट बताया कि वर्ब देखिए, उसके टेंस को पहचानिए कि वर्ब का टेंस क्या है। जैसे आप वर्ब का टेंस पहचानेंगे, ठीक है, चाहे वो एक्टिव का हो या पैसिव का हो, ठीक है, तो अगर एक्टिव का है तो टेंस तो ऐसे ही पता चल जाएगा, तो उसका पैसिव क्या होना चाहिए ये तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, और अगर पैसिव में है तो उसका एक्टिव पहचानिए कि क्या होगा, कौन सा टेंस में आएगा। तो पहले हमें वर्ब के टेंस को पहचानना है कि वर्ब का टेंस एक्चुअली में क्या है। ये पहला कंसेप्ट मैंने बताया। उसके बाद फिर आपको उसके वॉइस के बारे में समझना है कि वो जो वर्ब हमने फाइंड आउट किया, पैसिव में उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चीजें। और तीसरा जो है, थर्ड पॉइंट, वो ये है कि जब आप स्पेशल सेंटेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं, एडवांस रूल की मैं बात कर रहा हूं, जब आप स्पेशल सेंटेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको स्पेशल केसेस के रूल्स पता होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए हम इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो उसके चार टाइप्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एक ऑर्डर वाला है, एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, एक एडवाइस है। तो चारों में क्या कंसेप्ट यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप उसे आसानी से बना सकते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही तो उसमें क्या कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात हो रही है उसमें क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी की बात हो रही है उसमें क्या हम लोग लगाएंगे। और इससे भी आगे हमें ये देखना है कि इस जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो मिसलेनियस सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव कैसे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर कंसेप्ट वहां पर बहुत फास्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक्स बहुत फास्ट अप्लाई कर सकते हैं और एक्यूरेटली आंसर वहां पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब जैसे ही यहाँ पर सेंटेंस हमें दिख रहा है, टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर, हम जान रहे हैं ये तो टेक लिखा हुआ है, वर्ब है, और आपको पता है कि यहाँ सब्जेक्ट है नहीं। तो अगर किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत की जाती है, ठीक है, वो अगर वर्ब से है और खास करके जनरली V1 से है, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना लगकर फुल स्टॉप लग रहा है, तो आप ये मानकर चले कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। उस इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे वो आपको पता चल गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो फिर आपके माइंड में ये चार चीजें आनी चाहिए। पहला कि क्या वो ऑर्डर या कमांड का सेंटेंस है, या वो रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, या वो सजेशन का सेंटेंस है, या वो एडवाइस का सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगी क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आप उसे पैसिव में चेंज कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर, ये जो आप देख रहे हैं ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो वर्ब से शुरू होता है, V1 से शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें पता करना है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या बतला रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये एक सजेशन की बात कर रहा है, टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर, वो सजेशन दे रहा है। ठीक है, या फिर आप उसे ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पैसिव के दो कंसेप्ट हो सकते हैं, एक तो आप लेट से उसको बना सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो शुड का यूज करके बना सकते हैं, SHOULD, शुड। शुड के बाद बी लगा सकते हैं, बी के बाद आप V3 लगाकर पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो लेट के साथ बना सकते हैं, लेट के बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे जो पहले ऑब्जेक्ट था, उसके बाद बी का यूज करेंगे और फिर V3 का यूज करेंगे। ये दोनों में से कोई एक ही आप कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन जो ऐसा सेंटेंसेस है यहाँ पर एज एन ऑप्शन वो इस रूल को फॉलो करते हैं, जो नहीं फॉलो करते हैं वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि शुड भी लगा हुआ है यहाँ पर। सेकंड की बात करें तो इसमें लिखा हुआ यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की तो बात हो नहीं रही यहाँ पर, यहाँ तो एक ऑर्डर कमांड है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर मस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में जिसमें ऑर्डर कमांड का पता चलता है या सजेशन का पता चलता है, तो सजेशन का पता चलता है तो शुड का यूज करते हैं, ऑर्डर कमांड का पता चलता है तो वहां पर लेट का यूज कर दिया जाता है, या शुड का भी यूज किया जाता है उसमें। ठीक है,
तो उस बेसिस पे देखा जाए तो फोर्थ जो है ऑप्शन वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आपके पास या तो फर्स्ट करेक्ट है या फिर थर्ड करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही ऑप्शंस हैं, और दोनों कहीं ना कहीं से ये जो मैंने बताया उनमें से कोई ना कोई को वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं वो सेकंड कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा है, और थर्ड जो ऑप्शन देख रहे हैं वो फर्स्ट कंसेप्ट पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि इनमें फिर माइनर मिस्टेक क्या है। मिस्टेक अगर होगा तो वो हट जाएगा, वहां से वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कहा गया कि लेट से अगर हम पैसिव बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो वहां पर हम बी प्लस वी थ्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बी प्लस वी थ्री का। ठीक है, लेकिन अगर इस ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे बीन का यूज किया, बीन प्लस वी थ्री, जो कभी भी लेट वाले सेंटेंस में नहीं होता। लेट का पैसिव जब हम बनाते हैं या फिर जब भी कोई पैसिव लेट से शुरू हुआ है तो उसमें बीन का यूज ना करके बी का यूज किया जाता है और फिर उसके बाद वी थ्री का यूज करते हैं। उस बेसिस पे देखा जाए तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1। होप आपको ये बहुत समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन आए, देख सकते हैं आप। करेक्ट, टोक्यो विल होल्ड द ओलंपिक्स इन 2020 या 2021। ठीक है, टोक्यो विल होल्ड द ओलंपिक्स इन 2020। सबसे पहला कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, सबसे पहला ट्रिक्स मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले वर्ब को देखिए और उसके टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग पैसिव बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विल होल्ड, ये विल होल्ड जो आप देख रहे हैं ये आपका सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, क्या है, सिंपल फ्यूचर। अब जब सिंपल फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, विल या फिर शैल और उसके बाद बी और तब जाकर जो मेन वर्ब होता है वो V3 में रहता है। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट हमें देखना है। बाकी तो आपको पता है ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये रूल जहां अप्लाई नहीं हुआ वो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। समझ गए, तो हमें क्या चाहिए, या तो विल या फिर शैल और उसके बाद बी और तब मेन वर्ब V3 होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखें, कहता है द ओलंपिक्स विल होल्ड, ये तो नहीं होगा, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, विल बी, ठीक है, और उसके बाद V3 होना चाहिए, ये गलत हो गया। सेकंड कह रहा है द ओलंपिक्स विल बी होल्ड, अब देखिए विल लगाया, बी भी लगाया, लेकिन होल्ड को V3 में चेंज नहीं किया, क्योंकि होल्ड का V3 क्या होता है, हेल्ड होता है। इस बेसिस पे ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को देखें, कहता है द ओलंपिक्स विल बी हेल्ड बाय टोक्यो इन 2021, ये हो सकता है आंसर। और फोर्थ भी देख लेते हैं, कह रहा है द ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन टोक्यो इन 2021। दोनों ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है, बस सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड की वजह से दो डिफरेंट कर गए सेंटेंसेस। फर्स्ट ये जो आप देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में आप देख रहे हैं उसमें प्रपोजिशन बाय लगा है, और फोर्थ में देख रहे हैं वो प्रपोजिशन इन लगा हुआ है। आपको पता है कि जब आप पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं तो वहां पर है ना बाय के बाद एजेंट का यूज किया जाता है, और वो एजेंट कौन होता है, डूअर होता है, यानी वो पर्सन होता है, यानी वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है और पैसिव में वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, समझिए बात को। लेकिन क्या हम प्लेस के लिए बाय कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव में बाय जो है वो किसके लिए आता है, एजेंट के लिए आता है, डूअर के लिए आता है, प्लेस के लिए कभी नहीं आता। तो प्लेस के लिए क्या आना चाहिए, इन का यूज होना चाहिए या एट का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोक्यो क्या हो गया, एक लार्ज प्लेस है, और लार्ज प्लेस की वजह से यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, इन यूज होना चाहिए। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे रॉन्ग हो गया था, फर्स्ट सेकंड, तो ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है, जो कि 11 जून 2019 को थर्ड शिफ्ट है ना CGL में पूछा गया था, टायर 1 में। ठीक है, ये कह रहा है इट इज टाइम टू सर्व डिनर, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका बस सीधा सा ध्यान रखिए कि इट इज टाइम से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, या फिर इट इज राइट टाइम से शुरू हो रहा है, या इट इज हाई टाइम से सेंटेंस शुरू हो रहा है,
और उसके बाद 2+V1 का यूज किया गया है, तो सेंटेंस की शुरुआत जो पैसिव का जो शुरुआत होगा वो भी इट इज टाइम से ही होगा, या इट इज राइट टाइम था तो इट इज राइट टाइम से शुरू होगा, अगर इट इज हाई टाइम था तो इट इज हाई टाइम से शुरू होगा। समझ रहे हैं बात को? ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इट इज टाइम वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज टाइम के बाद पैसिव में आपको टू के जगह क्या लगाना होता है, फोर लगाना होता है। ठीक है, समझ गए? और फोर लगाने के बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, यहां पर सब्जेक्ट बन जाता है, यानी उसको हम इस प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद हम बी का यूज करके फाइनली जो मेन वर्ब होता है उसे V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जब आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला तो आपने देखा इट इज टाइम से ही शुरू होगा, ठीक है। और दूसरा की टू के जगह पर हमें क्या लगाना होगा, फोर। तो जहां जहां फोर नहीं है वो हट गया। अब देखिए, इट इज टाइम सो, गलत। इट इज टाइम दैट, रॉन्ग। इट इज डिनर सर्विंग टाइम, रॉन्ग। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट करते हैं क्विकली और एक्यूरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 12 जून को। ठीक है, टायर 1। ये आप देखिए तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, थोड़ा जटिल है कह सकते हैं। खैर, ये भी बहुत इजी हो जाएगा, बस वो हम कंसेप्ट को अगर अप्लाई कर ले तो। कहता इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स, it was decided by the members that that the reports would be placed before the chairman for his comments। यहां पर दो सेंटेंसेस हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये भी हम लोगों ने जो मिसलेनियस सेंटेंसेस के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे लास्ट मिसलेनियस कंसेप्ट में, तो उसमें मैंने ये रूल्स बताया था आप लोग को। ठीक है, अब यहां पर देखना ये है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि ये दैट से दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इसका एक सेंटेंस हो गया और दैट के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों सेंटेंसेस को चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हमें मेन यहाँ पर कुछ एक छोटे से कंसेप्ट को यूज करके, ट्रिक को यूज करके हम आंसर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है ना? क्वेश्चन तो नहीं है। अगर ये क्वेश्चन होता तब हम सोचते कि ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसका पैसिव तो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। उस बेसिस पे अगर देखे तो ऑप्शन 2 जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पर ये क्वेश्चन बना दिया है इसे पैसिव। ये रॉन्ग हो गया। आई मीन एक्टिव में, पैसिव तो ये है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसके एक्टिव फाइंड आउट करने हमें। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब एक तो हमने ऑप्शन यहां से हटा दिया। अब कहता है यहाँ कि कह रहा वॉज डिसाइडेड। वॉज डिसाइडेड ये पैसिव है, और जब ये पैसिव है तो आपको पता है कि जो वॉज या वर है ना, और उसके बाद जो V3 होता है वो पैसिव होता है। इसका जो एक्टिव आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये वॉज वर को हटा दिया जाता है और ये जो V3 होता है उसे हम V2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ वॉज वर हट जाएगा और वहां पर जो डिसाइडेड था सिर्फ वो रह जाएगा, क्योंकि डिसाइड का V3 और V2 फॉर्म जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस में यही देखेंगे कि कहां पर वॉज वर को हटाकर सिर्फ डिसाइडेड वर्ड का यूज किया गया वहां पर। ठीक है, समझ गए? तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर देखें द मेंबर्स डिसाइडेड, ठीक है, यहाँ पर भी डिसाइडेड यूज किया है। और थर्ड में देखें तो कह रहा है द चेयरमैन डिसाइडेड, डिसाइडेड यहाँ भी यूज हुआ है, जबकि फोर्थ में नहीं यूज हुआ है ना, फोर्थ में नहीं यूज हुआ। द चेयरमैन्स कमेंट वर्ड, तो ये तो हट गया। यहाँ पर आपके पास कौन कौन बच गए, 1 और 3। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, अब दूसरा कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो आप वर्ब लगा दिए जिसकी वजह से 2 ऑप्शन है एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा कंसेप्ट लगा लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये कि हमारा जो सब्जेक्ट था पहले, या हमारा जो ऑब्जेक्ट था पहले, वो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम पहले इस सेंटेंस को चेंज करेंगे ना, तब हम आगे बढ़ते हुए इस सेंटेंस को भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम इधर से पहले देखना शुरू करेंगे, तब उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस पे जाएंगे।
ठीक है। अगर फर्स्ट सेंटेंस में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ओके है, तो फिर हम सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यहां लिखा हुआ इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स, यानी सेंटेंस में ये जो इट है वो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और बाय द मेंबर जो हो गया यहाँ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और जब आप इनको एक्टिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट जो यहाँ है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वाइस वर्सा होता है, एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर पैसिव से एक्टिव चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है यानी एजेंट, वो सब्जेक्ट बनता है, और जो सब्जेक्ट बना हुआ होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो क्या है, द मेंबर्स, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनेगा, द मेंबर्स। चेयरमैन तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि चेयरमैन जो वो नेक्स्ट सेंटेंस का पार्ट है। इस वजह से ये थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपके पास कौन सा आंसर बचा, फर्स्ट, दिस इज द आंसर। होप आपको ये समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है, शिफ्ट 1। ठीक है, 9 अगस्त को। कह रहा सी टीचेस अस इंग्लिश। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, शी टीचेस अस इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलिमिनेट कर लिए ऑप्शन को, जो जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए सिंपल ट्रिक से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, सिर्फ एक बच जाए तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीचेस है, टीचेस का मतलब V5, V5 का। ठीक है, टीचर्स मतलब यहाँ क्या है, V5, V5 का मतलब, V5 का मतलब सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब आप इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, इज या एम या आर, और उसके बाद जो V5 ये था ये किस में चला जाएगा, V3 में चला जाएगा। तो ये रूल अगर अप्लाई नहीं किया गया है किसी में तो वो ऑप्शन हट जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं। अब ये फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में चलिए ईज तो लिखा है, लेकिन इज के बाद डायरेक्ट V3 लिखना चाहिए, बिंग तो नहीं लिखना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है। अब वहां पर कह रहा है वी आर टाउट इंग्लिश बाय हर, ये हो सकता है क्योंकि आर के बाद V3 लगाया है। ठीक है, हो सकता है इससे भी कुछ ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब ये देखिए, कह रहा है इंग्लिश हैव बीन टाउट। अभी तो हम लोग जस्ट बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट का जो पैसिव होता है वो इज एम आर प्लस V3 होता है, हैज हैव हैड बीन का तो यूज करना नहीं है यहाँ पर। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ भी हैड बीन का यूज कर दिया गया है, तो फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर आपका क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप इजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, समझ रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या लिखा हुआ, मे गॉड ब्लेस द कपल विथ अ बेबी। ठीक है, आपको पता है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं एक्टिव के, उसे पैसिव बनाना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि हम उस सेंटेंस की शुरुआत में से ही कर देते हैं। तो मे से अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ है एक्टिव में तो उसका पैसिव भी किससे शुरू होगा, मे से शुरू होगा। जहां जहां मे नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग, और फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग, क्योंकि तो माइट चूज कर दिया। तो आंसर आपका यहाँ हो गया, सिंपल, कुछ करना नहीं पड़ा हमें, बस एक कंसेप्ट हमने अप्लाई किया, आंसर हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है द स्ट्राइक विल एंड सून। द स्ट्राइक विल एंड सून, यहाँ विल एंड है। ठीक है, तो ये सिंपल फ्यूचर, और आपको पता है कि सिंपल फ्यूचर का जो पैसिव होता है उसमें हम विल या फिर शैल के साथ बी और उसके बाद मेन वर्ब V3 यूज करते हैं। कोई एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहे विल या फिर शैल, डिपेंड करेगा जो नया सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, जहां जहां ये ऑप्शन नहीं होगा वो हट जाएगा। क्लियर, एक तो ये हो गया। और हो सकता है कि ये रूल भी अप्लाई ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा
कि सेंटेंस जो है वो आपका एक्टिव में जो दिया हुआ है उसके वर्ब क्या ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। क्योंकि अगर वो ट्रांजिटिव नहीं हुआ, अगर वो इंट्रांजिटिव निकला तो आप तो उसे पैसिव नहीं बना सकते हैं ना। समझ रहे हैं बात को? तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो कह रहा द स्ट्राइक विल एंड सून। इसमें कह रहा द स्ट्राइक तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और एंड जो है वो हमारा वर्ब हो गया और सुन तो एक एडवर्ब हो गया। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो फिर भाई आप पैसिव बनाएंगे कैसे? क्योंकि पैसिव बनाते समय जो एक्टिव का जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बनता है? सब्जेक्ट। तो जब इस सेंटेंस को पैसिव आप बनाएंगे तो ये आपको देखना होगा कि सेंटेंस का जो एक्टिव सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बनता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? इसका मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है यहां पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये तभी अप्लाई होता जब यहां पर एक ऑब्जेक्ट होता सुन के जगह पर। तो यहां जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट पे अगर हम चलते हैं तो ये दोनों वर्ड्स क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। आई मीन दोनों सेंटेंसेस फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। दो ऑप्शन बचता है, उसमें आप देख रहे हैं इट इज एक्सपेक्टेड की बात की जा रही है, दोनों में लिखा हुआ है इट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, और आपको पता है कि यहां तक दोनों सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सेम है यहां तक। ठीक है, विल तक। अब आप देखिए विल के बाद यहाँ एंड लिखा है और यहाँ विल के बाद एंडेड लिखा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, आपको पता है कि विल के बाद है ना, विल या शैल के बाद डायरेक्ट अगर कोई वर्ब यूज हो रहा है तो वो V1 होता है। हाँ, अगर इसके पहले बी लग जाता तब ये V1 जो है वो किस में चला जाता? थर्ड फॉर्म यानी V3 में चला जाता है। लेकिन विल के बाद डायरेक्ट अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो वो क्या होता है? V1 होता है। लेकिन यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें तो V3 लगा दिया, जिसकी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ थर्ड हो जाएगा। इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये आप वॉइस से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। एक एरर डिटेक्शन या कॉमन एरर हम कह सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चूंकि हम वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं से एरर इसमें वॉइस से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, देखा जाए क्या है इसमें। कहता है इट बिलीव्ड सम पीपल दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। अब इसी सेंटेंस को अगर आप देखें तो इस पोर्शन में कुछ अटपटा टाइप का लग रहा है सेंटेंस। इट बिलीव्ड, इट तो एक नॉन लिविंग थिंग है और वो कैसे विश्वास करेगा? तो ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये एक्शन का परफॉर्मर नहीं है। ठीक है, और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन का परफॉर्मर नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पर सेंटेंस किस में होना चाहिए? पैसिव में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इस सेंटेंस में एरर बिल्कुल है। और कौन से पार्ट में है? पार्ट 1 में है। क्या एरर है ये जरा देखिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन का परफॉर्मर नहीं होता है तो सेंटेंस किस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा है इट और लिखा है बिलीव्ड सम पीपल, यानी कह रहा है कि ये लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ये विश्वास किया जाता है। ठीक है, तो लोगों के द्वारा विश्वास किया जाता है, इसका मतलब यहाँ पैसिव चाहिए। ठीक है, तो एक प्रेजेंट सिचुएशन है, यहां पर हमें क्या यूज करना होगा? इज। इट इज बिलीव्ड, है ना, इट इज बिलीव्ड और यहां पर हो जाएगा बाय सम पीपल, उसके बाद सेंटेंस जैसा वैसा चलेगा। तो एरर हमारा किस में है? पार्ट 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, ये भी एक कॉमन एरर का ही है। कह रहा है आई रिमेंबर माई फादर बीइंग टेकन मी टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड एवरी डे। देखिए, कह रहा आई रिमेंबर माई फादर बीइंग टेकन मी। ये जो आप सेंटेंस आप देख रहे हैं आई रिमेंबर, यहां तक तो ये करेक्ट है। मी टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड एवरी डे, ये भी सभी करेक्ट लग रहे हैं, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। तो या तो नो एरर होगा या फिर पार्ट 2 में एरर हो सकता है। इसे हम देख लिए क्या इसमें एरर है
अगर नहीं होगा तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले कंफर्म हो ले कि क्या वाकई में यहाँ पर 2 में एरर है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है बीइंग टेकन, ये जो आप देख रहे हैं बीइंग टेकन, ये निश्चित तौर पे पैसिव का स्ट्रक्चर है, यानी पैसिव में है। अब हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये सेंटेंस यहाँ पर पैसिव होना चाहिए था या फिर एक्टिव होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ का जो देख रहे हैं बीइंग टेकन का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फादर। फादर जो है वो क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वो कौन सा एक्शन है भाई, कि मुझे, मेरे फादर मुझे हमेशा स्पोर्ट्स ग्राउंड प्रतिदिन ले जाते थे, मुझे याद है ना। तो स्पोर्ट्स ग्राउंड कौन ले जाते थे, माय फादर। उस वजह से ये जो आप देख रहे हैं फादर, जो एक ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है इस सेकंड सेंटेंस का, और ये एक्शन का परफॉर्मर भी है। ठीक है, दिस इज द परफॉर्मर ऑफ एक्शन। तो अब यहां पर देखना है कि जब ये परफॉर्मर है एक्शन का, तो वॉइस किस में होना चाहिए, एक्टिव में होना चाहिए। अब वॉइस जब एक्टिव में होगा तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, हम इतना तो समझ रहे हैं कि एक्टिव में होगा, तो हमें लिखना तो होगा कुछ ना। अब क्या लिखेंगे भाई, बीइंग टेकन लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जिस सेंटेंस में बीइंग के साथ V3 लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं से कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, इसलिए हम ये क्लियर नहीं कर सकते वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, बस बीइंग प्लस टेकन लिखा हुआ है, इसका मतलब निश्चित तौर पे ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो वैसे सिचुएशन में आप बीइंग को हटा दीजिए और ये जो वर्ड V3 जो लिखा हुआ है इसे आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, V1 प्लस ING, आई मीन V4 में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए, आई रिमेम्बर माई फादर टेकिंग मी टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड एवरी डे। ये इसका पैसिव फॉर्म, पैसिव से एक्टिव हो जाएगा, इस वजह से एरर यहाँ पर 2 में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्राइक द मैनेजर वॉज प्रॉमिस्ड द वर्कर्स हायर वेजेस। कह रहा है कि लंबे स्ट्राइक के बाद मैनेजर जो था उसने वर्कर्स को हाई वेज देने का प्रॉमिस किया। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि वॉज प्रॉमिस्ड, आपको पता है जब भी इज एम आर वॉज वर्क के साथ V3 लग जाए तो वो क्या बन जाता है, पैसिव। ये आपका पैसिव है। अब हमें ये पता करना होगा कि क्या वाकई में सेंटेंस को पैसिव में होना चाहिए था या एक्टिव में होना चाहिए था, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे पता कर पाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट पे जाइए। सब्जेक्ट कौन है हमारा, इस सेंटेंस का मैनेजर है। क्या ये जो सब्जेक्ट है एक्शन का परफॉर्मर है, तो एक्शन यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस। प्रॉमिस कौन कर रहा है, मैनेजर। ठीक है, क्या प्रॉमिस कर रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनका हाई वेजेस दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि प्रॉमिस जब मैनेजर कर रहा है और मैनेजर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है प्रॉमिस का, तो यहाँ पर तो एक्टिव होना चाहिए, पैसिव तो होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, पैसिव लिखा है। तो इसको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर सिर्फ वॉज को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस वॉज के वजह से क्या था, ये रॉन्ग था, इस वजह से एरर किस में हो गया, पार्ट 2 में हो गया। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप वॉइस रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, खास करके चूज करने के लिए, यानी एक्टिव है तो पैसिव चूज करना और पैसिव है तो एक्टिव चूज करना, ऐसे सिचुएशन में आपको फास्ट और एक्यूरेट आंसर देने के लिए कुछ कंसेप्ट जो मैंने आपको बतलाया है उन पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बहुत जल्दी और करेक्ट आंसर दे सकें। समझ रहे हैं बात को। जहां तक कॉमन एरर की बात है वॉइस से रिलेटेड, तो यहां पर भी आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एरर फाइंड आउट करते समय खास करके वॉइस से रिलेटेड 2 पॉइंट पे बेसिकली ध्यान रखना होगा आपको। पहला, ये जानिए कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। पैसिव कैसे पहचानेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि किसी भी सेंटेंस में यदि is, am, are, was, were, has been, have been, had been, be या being के बाद V3 लग जाए तो वो पैसिव होता है। तो पहले तो आप पहचानिए कि एक्टिव में दिया है या पैसिव में दिया है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर वो एक्टिव में दिया है या पैसिव में दिया है, ठीक है, तो क्या वाकई उसे एक्टिव में होना चाहिए था? मतलब कि अगर वो एक्टिव में दिया है तो क्या उस सेंटेंस को एक्टिव में ही होना चाहिए था या पैसिव में होना चाहिए था, ठीक है? या फिर सेंटेंस यदि पैसिव में दिया है तो क्या वाकई में इसे पैसिव में होना चाहिए था या एक्टिव में होना चाहिए था, ये आपको पता करना होगा। ये कैसे पता कर पाएंगे? तो हम पता कर पाएंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन का परफॉर्मर है फिर भी उसे पैसिव में लिखा गया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन का परफॉर्मर होता है तो वॉइस एक्टिव होता है, ना कि पैसिव। वही अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन का परफॉर्मर नहीं होता है तो वॉइस क्या होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए, ठीक है? तो ये कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कॉमन एरर, वॉइस से रिलेटेड जो कॉमन एरर है उसे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके अलावा जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है अब तक के वॉइस के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी में, उन पे भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप वो चीजें आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप ये ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते, ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये वॉइस से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, ठीक है? हमने उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया कि किस तरह से उन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके हम करेक्ट वॉइस का ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट, होप आपको वॉइस का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना? पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक, जिसमें हमने वॉइस के तरह तरह के कंसेप्ट्स को, रूल्स के बारे में समझा, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस भी डिस्कस किया ताकि आपका डाउट जो है उनसे रिलेटेड वो क्लियर हो सके। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज का जो हमारा सेशन है ये कंप्लीट होता है, आई मीन वॉइस का सेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में, अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए दैट्स ऑल एंड हैव अ नाइस डे।